हेलो फ्रेंड्स, आज हम मौर्यन एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। दिस इज़ पार्ट 2। और लास्ट लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसरा के बारे में देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिंदुसरा के बेटे अशोक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अशोक के बारे में जो सबसे फेमस चीज़ है कि उसने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी और कलिंगा को उसने हराया था। तो ही कॉन्क्वेस्ट कलिंगा वॉर 265 बीसी में ये कलिंगा की लड़ाई होती है। जो 13वां रॉक एडिक्ट है अशोक का, अशोक ने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी रॉक्स के ऊपर और पिलर्स के ऊपर। तो जो उसका 13th रॉक एडिक्ट है उसमें उसने कलिंगा की विक्ट्री को मेंशन किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट है। पूछा जाएगा कि कौन से रॉक एडिक्ट पर कलिंगा की विक्ट्री मेंशन है, तो वो 13th रॉक एडिक्ट है। तो 13वें रॉक एडिक्ट में हमें कलिंगा की लड़ाई के बारे में पता चलता है, वो विक्टोरियस होता है। कलिंगा की लड़ाई उसे बहुत ही डिस्टर्ब कर देती है और कलिंगा की लड़ाई के बाद में अशोक जो हैं वो वॉयलेंस का जो रास्ता है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। मोगली पुत्र टिस्सा इन्हें एक बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन अशोक को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करता है? मोगली पुत्र टिस्सा। इसके बाद में ये तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में, कलिंगा की लड़ाई के बाद में 250 बीसी में पाटलिपुत्र में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल ये वॉलंटियर करते हैं और इसमें प्रेसिडेंट होते हैं मोगली पुत्र टिस्सा। हमें कैसे पता लगता है कि ये तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल को वॉलंटियर करते हैं? देखिए, कुछ टेक्स्ट हैं दीपावमसा और महावमसा। ये जो दो टेक्स्ट हैं, लिटरेचर जो हैं, ये हमें सजेस्ट करती हैं कि अशोक ने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में 250 बीसी में वॉलंटियर की थी और उसे प्रिसाइड किया था मोगलीपुत्र टिस्सा में। तो अब हमने 3 काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल देख ली हैं। पहली काउंसिल हमने देखी थी जो कि अजाशत्रु, हरंक्या डायनेस्टी के जो अजाशत्रु थे उन्होंने वॉलंटियर की थी। और वो कहाँ हुई थी? देखिए, मगध साम्राज्य का इनिशियल कैपिटल था राजगीर। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजाशत्रु के समय राजगीर में हुई थी। फिर अजाशत्रु के बाद में उदयीन आया था। उदयीन ने कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद में फिर शिशुनाग डायनेस्टी शुरू हुई। शिशुनाग डायनेस्टी में आते हैं काल अशोक। तो काल अशोक ने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड करी थी, लेकिन वो उस समय पर कैपिटल में नहीं हुई थी, वो हुई थी वैशाली में। और कैपिटल क्या है अब? पाटलिपुत्र, क्योंकि उदयीन ने ट्रांसफ़र कर दी थी कैपिटल पाटलिपुत्र। ठीक है। तो दूसरी वाली जो, जब उस समय पर कैपिटल पाटलिपुत्र था, तो वो दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। अब तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, अब तो ये कैपिटल में होगी। पहली कैपिटल में हुई राजगीर में, दूसरी कैपिटल में नहीं हुई। अब ये तीसरी कैपिटल में होती है पाटलिपुत्र में, और राजा हैं अशोका मौर्यन वंश के। ठीक है। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो 72 एडी में होती है, जो कनिष्क कराते हैं, वो कुंडलावन कश्मीर में होती है। तो के फॉर कनिष्क, के फॉर कश्मीर, इस तरीके से याद रख सकते हैं चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को। तो अभी हम अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को वॉलंटियर किया था और ये हुई थी पाटलिपुत्र में 250 बीसी में। प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र टिस्सा। कहाँ से पता लगता है? जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं दीपावमसा और महावमसा से। अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं वो रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स में हमें मिलते हैं। यानी कि उसने रॉक्स के ऊपर लिखवाया है कुछ और पिलर्स के ऊपर कुछ लिखवाया है। ठीक है। तो कुछ एडिक्ट्स उसके हमें मिलते हैं जहाँ पर उसने अपना नाम अशोक लिखवाया है। और वो कौन कौन से एडिक्ट हैं? पहले कर्नाटक में कुछ एडिक्ट्स मिले हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे मस्की एडिक्ट, नेतूर एडिक्ट और उदगोलाम एडिक्ट। तो ये 3 एडिक्ट जो कर्नाटक के हैं, मस्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेतूर और उदगोलाम, ये कर्नाटक में एडिक्ट मिले हैं। और एक एडिक्ट मिला है गुजरा एमपी में। तो इन चारों एडिक्ट में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। ठीक है। तो 4 बार
अशोक का नाम हमारे सामने आता है। तो एडिक्ट कौन से हैं? मस्की, गुजरा, नेतूर और उदगुलाम, जिसमें कि गुजरा जो है ये एमपी में है, बाकी सारे कर्नाटक में है। मस्की एंड गुजरा आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो भी हमें अशोक के एडिक्ट्स मिलते हैं उसमें हमें उसका नाम अशोक नहीं मिलता है। तो क्या नाम हमें मिलता है? तो अदर इंस्क्रिप्शन मेंशन हिज नेम एज देवा नामपिया या फिर देवा नामपिया पियादासी। तो बाकी के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें हमें अशोका का नाम पाया जाता है देवा नामपिया या फिर देवा नामपिया पियादासी। इस नाम से वो इंस्क्रिप्शन में हमें पता लगता है उनके बारे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डियर टू गॉड्स, भगवान को बहुत ही डियर हैं ये। तो इससे हमें पता लगता है दिस शोज हिज बिलीफ इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में उसकी कितनी बिलीफ थी। आगे चलते हैं। ये जो अशोक की इंस्क्रिप्शंस हैं ये बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में है। और ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है? मोस्टली जो इसकी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो ब्रह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं। तो खारोष्टी स्क्रिप्ट हमें पता है जो ईरानियंस लेके आए थे जब इन्वेजन हुआ था इनका, और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है खारोष्टी स्क्रिप्ट। तो खारोष्टी स्क्रिप्ट हमने देखा था यहाँ पे, ये देखिए पर्जियन इन्वेजन यानी कि ईरानियन इन्वेजन जब हुआ था तब ये खारोष्टी स्क्रिप्ट आई थी और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस इनकी हमें ग्रीक और अरेमिक में भी मिलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं? प्राकृत और ब्रह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे हिंदी हम कहते हैं, हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, ऐसी जो है प्राकृत जो है ब्रह्मी और खारोष्टी में इन्होंने लिखी थी। शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन जो अशोक की हैं वो खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है कंप्लीटली। शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। सबसे पहले इनकी इंस्क्रिप्शन जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर की थी। तो सबसे पहले इनकी इंस्क्रिप्शन किसने पढ़ी या डेसिफर करी? वो थे जेम्स प्रिंसेप। तो ये हमें याद रखेंगे। अब हम इनकी कुछ एडिक्ट्स को समझते हैं कि कौन से पिलर में, कौन से रॉक में कौन सी एडिक्ट थी इनकी। तो पहले रॉक एडिक्ट देखते हैं। दो एडिक्ट थी इनकी बेसिकली, रॉक्स के ऊपर और पिलर्स के ऊपर। तो पहले मेजर रॉक एडिक्ट्स देखते हैं। तो पहले मेजर रॉक एडिक्ट में ये कहते हैं एनिमल स्लॉटर इज़ प्रोहिबिटेड, जानवरों को स्लॉटर नहीं करना है। दूसरे में लिखते हैं कि केयर करनी है मैन और एनिमल्स की। देखिए पहले में लिख देते हैं कि एनिमल को स्लॉटर नहीं करना है, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि केयर करते हैं ये एनिमल्स और मैन की। और इसी एडिक्ट में, दूसरे एडिक्ट में ये मेंशन करते हैं पांड्या, सतपुरा और केरल पुत्रा, जो कि साउथ के जो किंगडम्स थे हमारे, उनके बारे में ये मेंशन करते हैं। तीसरा जो एडिक्ट है वो इनके कुछ ऑफिसर्स होते हैं, युक्ता, प्रदेशिका और राजुका। इनके बारे में मेंशन करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन करते हैं कि ये जो ऑफिसर्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो तीसरे एडिक्ट में, रॉक एडिक्ट में, हमें पता लगता है युक्ता, प्रदेशिकास और राजुकास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। चौथे रॉक एडिक्ट में ये कहते हैं धम्मघोष यानी कि साउंड ऑफ राइटियसनेस ओवर बहेरी घोष साउंड ऑफ वॉर, यानी कि अब बहेरी घोष को छोड़ देना है, वॉर को छोड़ देना है, और धम्म घोष यानी कि राइटियसनेस को अपनाना है। पांचवें एडिक्ट में ये धम्म महामात्रास को के बारे में बताते हैं। धम्म महामात्रा यानी कि ये जो मिशनरीज भेजते थे बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, उसके बारे में, और कहते हैं कि स्लेव्स को हमें सही से ट्रीट करना है। सातवें एडिक्ट में टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन हमें पता लगती है, और 12वें एडिक्ट में भी सेम चीज़ है, टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट्स। 7वें और 12वें एडिक्ट में सेम चीज़ मेंशन करी गई है।
8वें एडिक्ट में अशोका की पहली विजिट बोध गया में और बोधि ट्री के बारे में, यानी कि पहली इनकी धम्म यात्रा के बारे में मेंशन होता है 8वें रॉक एडिक्ट में। और 13वें रॉक एडिक्ट में जैसा कि हमने बताया था कि कलिंगा की विक्ट्री मेंशन करी गई है। इसके बाद में कुछ इनके पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो पिलर एडिक्ट्स में इनके पहला पिलर एडिक्ट में इनकी अशोका के प्रिंसिपल हैं कि लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरे में धम्म के बारे में बताते हैं। चौथे में राजुकास जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि रॉक एडिक्ट में ये तीसरे में आ रहा था, तीसरे रॉक एडिक्ट में। और पिलर एडिक्ट में देखेंगे तो चौथे पिलर एडिक्ट में आ रहा है राजुका की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5वें में लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स दैट आर नॉट टू बी किल्ड। और 7वें पिलर एडिक्ट में टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्ट्स। तो टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन ये 7वें रॉक एडिक्ट में और 12वें रॉक एडिक्ट में आ रहा था, और ये 7वें पिलर एडिक्ट में आ रहा है कि टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन ऑल सेक्ट्स। इसके बाद रुमनदेई पिलर की हम बात करते हैं। रुमनदेई पिलर लुम्बिनी में है और ये डिस्क्राइब करता है कि अशोका ने लुम्बिनी को विजिट किया था और लुम्बिनी को टैक्स से एग्जेम्पशन दिया था। कांधार इंस्क्रिप्शन अशोका की बताती हैं कि उसकी पॉलिसीज़ कितनी सक्सेसफुल रहीं, क्योंकि जो फिशरमैन थे और हंटर्स थे उन्होंने जो है जानवरों को मारना छोड़ दिया था और फार्मिंग को स्टार्ट कर दिया था। बहाबरू पिलर एकमात्र ऐसा पिलर है जिसमें अशोक अपने आप को मगध का सम्राट बताते हैं। ओनली पिलर ऑन विच ही मेंशन हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ मगध, बहाबरू पिलर। कलिंगा का इम्पैक्ट देखते हैं कि कलिंगा का इम्पैक्ट इनके ऊपर क्या हुआ। देखिए, कलिंगा की लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए थे, डिसेबल हो गए थे और एज अ प्रिजनर्स ले लिए गए थे। अशोक जो हैं इससे बहुत ही डीपली उन्हें मूव होते हैं इस मस्करे से, ये जो मैसेकर होता है, और वो अपनी जो पॉलिसी होती है फिज़िकल ऑक्यूपेशन की उसे अबैंडन कर देते हैं, यानी कि उस फिज़िकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी को वो छोड़ देते हैं। दैट मीन्स भेरी घोष वाज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष। अब वो धम्म को फॉलो करते हैं, अब वो वॉर को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, धम्म को डिज़ायर करते हैं और धम्म को टीच करते हैं। दैट मीन्स ही प्रैक्टिस धम्म, डिज़ायर्ड धम्म, टॉट धम्म, ठीक है। ये कुछ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट करते हैं टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ धम्मा। धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट करते हैं और वो ऑफिशियल्स होते हैं बेसिकली धम्म महामत्ता, ठीक है। और वो ऑफिसर्स कौन होते हैं? धम्म महामत्ता। ये ऑफिसर्स वो अपॉइंट करते हैं धम्म का आइडिया प्रोपोगेट करने के लिए। लोगों से भी ये कहते हैं कि आप धम्म को फॉलो करो। तो द पीपल्स आर आल्सो आस्क्ड टू फॉलो द धम्म। इसके अलावा क्या इम्पैक्ट होता है इनके ऊपर? बेसिकली ये बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है, उसका प्रचार करने लगते हैं, ठीक है। तो ये एम्बेसडर भी सेंड करते हैं ग्रीक में और वेस्ट एशिया में, मिशनरीज सेंड करते हैं श्रीलंका और सेंट्रल एशिया में टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ बुद्धिज़्म एंड धम्म। ये बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हें कन्वर्ट कौन कराता है? मोगलीपुत्ता टिस्सा। धम्म यात्रा ये कंडक्ट करवाते हैं और आइडिया देते हैं पेरेंटल किंगशिप का। पेरेंटल किंगशिप का मतलब ये अपनी प्रजा के ऊपर इस तरीके से देखते हैं कि जो इनकी प्रजा है वो इनके बच्चे हैं। तो ये आइडिया था इनका पेरेंटल किंगशिप का। ये रिचुअल्स को डिसअप्रूव कर देते हैं, एनिमल्स की किलिंग और स्लॉटर को डिसअप्रूव करते हैं। ये कहते हैं मीनिंगलेस रिचुअल्स जो हैं उनको ख़त्म करो और जो एनिमल्स की किलिंग और स्लॉटर हो रहा है उसे भी ख़त्म करो। ये अपने बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं, जो वहाँ जाकर ओरिजिनल बोधि ट्री को प्लांट करते हैं श्रीलंका में। तो अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं जो वहाँ जाकर
ओरिजिनल बोधि ट्री को प्लांट करते हैं। तो ये इम्पैक्ट था अशोक के ऊपर कलिंगा वॉर का, ठीक है। बेसिकली वो नॉन वायलेंस की तरफ चले जाते हैं, वायलेंस नहीं करते हैं, भेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर देते हैं, धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, धम्म को प्रोपोगेट करते हैं, ऑफिशल्स को अपॉइंट करते हैं, धम्म महामत्ता होते हैं वो ऑफिशल्स, लोगों से भी कहते हैं कि आप धम्म को फॉलो करो, एम्बेसडर भेजते हैं, मिशनरीज भेजते हैं, खुद बुद्धा में कन्वर्ट हो जाते हैं, धम्म यात्रा करवाते हैं, पेरेंटल किनशिप का आइडिया देते हैं, सभी लोगों को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं उन्हें डिसअप्रूव कर देते हैं, जानवरों की किलिंग और स्लॉटर को ख़त्म कर देते हैं, अपने बेटे बेटी को प्रपोगेट करने के लिए भेजते हैं, बुद्धिज़्म को शांति फैलाने के लिए ये भेजते हैं, ठीक है। तो इनका धम्म क्या है, व्हाट इज़ धम्म, जो ये हम धम्म की बात कर रहे हैं, धम्म क्या है बेसिकली दिस इज़ राज धर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन, ठीक है। कंपैशन शो करना है, सभी जानवरों के प्रति, इंसान के प्रति कंपैशन हमें होना चाहिए, प्यार वाली भावना होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए, एंड लॉन्गेनिमिटी। तो ये ट्रिप्लेक्स बेसिस पे था। ये बेसिकली इनका जो धम्म था, एक ये कोड ऑफ कंडक्ट था जिसका उद्देश्य था कि लोगों में जो है एक एटीट्यूड आए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लोगों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जागरूकता हो। तो ये बेसिकली जो इनका धम्म था, ये कोड ऑफ कंडक्ट था जिसका उद्देश्य था कि लोगों के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करें जिससे कि लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल हों। तो इनका बेसिकली धम्म क्या था कि लोग जो हैं अपने पेरेंट्स को ओबे करें, लोग जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं और ब्राह्मण जो हैं उनको रेस्पेक्ट करें, जो स्लेव्स हैं, दास दासी हैं, उनके ऊपर मर्सी शो करें आप, ठीक है। नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस करें, वायलेंस ना करें, मीनिंगलेस रिचुअल्स जो हैं उन्हें प्रोहिबिट करो, एनिमल की सेक्रीफाइस, एनिमल का स्लॉटर जो है वो प्रोहिबिट करें आप। सभी धर्मों के और सभी सेक्ट्स जो हैं उनके प्रति आपके मन में, हृदय में कंपैशन होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। अपने इस धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए ये ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं और वो ऑफिसर्स होते हैं धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता ये ऑफिसर्स होते हैं जो इनके धम्म को प्रोपोगेट करते हैं और लोगों के वेलफेयर के बारे में भी ये लोग देखते हैं। कंधार इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ी थी, ये इनकी जो पॉलिसीज़ थी उसके सक्सेस के बारे में बताती हैं, और ये बताती हैं कि इनकी पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल थी कि जो हंटर्स और फिशरमैन्स थे उन्होंने जो है हंटिंग को गिव अप कर दिया था, जानवरों को मारना छोड़ दिया था और अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे ये लोग। तो ये बेसिकली अशोक का धम्म था। इसके बाद में जो किंग आते हैं अशोक के बाद में वो होते हैं बृहद्रथ मौर्य। ये लास्ट रूलर होते हैं मौर्यन डायनेस्टी के। ही वॉज द लास्ट मौर्यन किंग और इनकी हत्या कर देता है पुष्यमित्रा संगा। पुष्यमित्रा संगा देखिए एक ब्राह्मण होता है। देखिए इनिशियली हमने क्या देखा था कि जो लेटर वैदिक इरा था वहाँ पे ब्राह्मण की पावर्स बढ़ गई थी। फिर इस ब्राह्मण की पावर के अगेंस्ट में रिवोल्ट होता है और नए रिलीजन आते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है। अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आने से ब्राह्मण क्या होते हैं, वो डाउनफॉल हो जाता है शुरू उनका ब्राह्मण्स का, ठीक है। तो अब ये मौर्य तक वो डाउनफॉल चलता है, लेकिन अब देखिए जब ये मौर्य तक डाउनफॉल चलता है तो अब क्या हो रहा है, बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हो रही है, अब बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और ब्राह्मण डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो अब इनका जब ये बहुत ऊपर उठ रहे हैं अब बुद्धिज़्म, तो ब्राह्मण दोबारा से क्या करेंगे, अब ब्राह्मण अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता है, पहले ब्राह्मण ऊपर उठ रहे थे तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म आया, अब बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत ही ऊपर उठ रहा है तो अब ब्राह्मण फिर से उनके खिलाफ में कुछ ना कुछ करेंगे और ऊपर उठ के आने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पर शुरुआत हो जाती है। पुष्यमित्र संगा जो होता है वो एक ब्राह्मण होता है और ये बृहद्रथ मौर्य को मार देता है और फिर ये अपना संग वंश जो है शुरू कहलाता है, संगा डायनेस्टी शुरू करता है।
ठीक है, तो इसी के साथ में अभी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं बृहद्रथ मौर्य को। नेक्स्ट लेक्चर में हम मौर्यन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखेंगे और कॉजेज ऑफ डिक्लाइन देखेंगे हम मौर्यन एम्पायर की। विद दिस वी एंड दिस पार्ट 2।